हो जाइए तैयार। आज हम लोग बात करेंगे पूरा रेनबो पार्ट 2 का। एक एक चैप्टर का चिट्ठा खोलेंगे, एक एक चैप्टर में आपको अगर कोई परेशानी है तो उसको दूर करेंगे। उसके जो भी BVI क्वेश्चन है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। रेनबो पार्ट 2 जो कि आपको पता है बेहद महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो इसमें आपके लिए है, और आप इसको सबसे पहले इस वीडियो को अपने जो भी दोस्त एग्जाम दे रहे हैं उसको शेयर कर दीजिए, और अच्छे से शेयर कर दीजिए ताकि हमें भी अच्छे लगे, हमें भी अच्छा लगे। और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ जो भी एग्जाम है, क्योंकि उसको बड़ा फायदा होने वाला है। ये वीडियो देख करके बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि इसमें एक एक चैप्टर के ऊपर हम बात करेंगे। इसमें एक एक चैप्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसमें हम एक एक क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। एक्चुअली है क्या, किस तरीके से क्वेश्चन है, किस तरीके से क्वेश्चन काम कर रहा है, वो हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला चैप्टर है आपका, आप शेयर कर दीजिए। हम लोग इसको दो भाग में आज करेंगे। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे और समरी भी कौन कौन सा पूछेगा उसके भी ऊपर इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग पूरा महत्वपूर्ण तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जो भी दोस्त है उसको सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, और फिर आगे का क्लास हम लोग करते हैं। एक एक चैप्टर, एक एक कहानी, एक एक जुबानी सूरज सर के साथ। एकदम से आप लोग को फ्रेश माइंड हो जाइए। अभी तो आप लोग का इंग्लिश पेपर बचा है, एकदम रिलैक्स हो जाइए। एकदम से लगाओ म्यूजिक, लगाओ और सुनो एकदम बढ़िया तरीके से, और एकदम धूम मचाओ। हम है ना आपके लिए टेंशन लेने के लिए। आप वीडियो देखो और जिस तरीके से हम बोल रहे हैं सिर्फ तैयारी करो। आपका पेपर बहुत ही अच्छा होने वाला है, ये हम आपको कहते हैं, है ना। आपका पेपर इतना अच्छा होगा आप खुद बोलोगे हाँ जबरदस्त हुआ। सिर्फ और सिर्फ वीडियो को जो है कि आप देखिए, और जो हम आपको बता रहे हैं उसको फॉलो अप कीजिए। लाइव क्लास में आपके साथ हम जुड़े हुए हैं, ठीक है बच्चा लोग। वेरी गुड, गुड इवनिंग। आप जुड़ जाइए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई परेशानी है, एक चीज और याद रखिएगा, कल रविवार को 8 बजे जो विद्यार्थी को आपको कोई प्रश्न है या फिर सारा चैप्टर के ऊपर एक एक डिस्कस किया जाएगा। अगर आपको कोई परेशानी है तो प्लीज 8 बजे, 4 घंटे का हम क्लास लगा रहे हैं कल 8 बजे से 12 बजे तक। जो विद्यार्थी है सहरसा में उपलब्ध, सहरसा में जो विद्यार्थी उपलब्ध है वो ऑफलाइन क्लास के लिए आ सकते हैं। उसको पूरा याद करवाया जाएगा, किताब का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा चीज। तो सुबह 8 बजे आइएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेनबो पार्ट 2 का आज पूरा ऑब्जेक्टिव को करते हैं, और ऑब्जेक्टिव ही नहीं करते हैं, सिर्फ हम आपको पूरा एक एक बात को समझाने की कोशिश करते हैं। Jazz is known as the father of the nation, और बापू। पहला चैप्टर आपको हम सबसे पहले चर्चा करेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। भारतीय सभ्यता और संस्कृति। किताब को घोंट जाओ, किताब को पी जाओ, किताब को एकदम से ऐसे आज पी जाना है कि आज के बाद किताब आपका कोई एकदम प्रॉब्लम का कोई होना ही नहीं चाहिए, है ना। आप इतना बढ़िया तरीके से किताब को घोंट जाओ कि आज ही सिर्फ पूरा याद कर डालो, है ना। तो प्लीज बने रहिए, और ये जितना भी ऑब्जेक्टिव आज चर्चा करेंगे ये आपके लिए एकदम वरदान साबित होगा, और एग्जाम में यहीं से कहीं ना कहीं से आएगा। पहला चैप्टर है आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। भारतीय सभ्यता और संस्कृति आपको पता है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के लेखक हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। किताब है तो बच्चा किताब ले लो थोड़ा सा, वेरी गुड। किताब ले लो, किताब लेके सब लोग बैठ जाइए, कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। आज ना पूरा कहानी ही खत्म कर डालते हैं, किताब के बारे में टेंशन ही खत्म कर डालते हैं। ये बेरुखी सी जिंदगी में हौसला लेके आएंगे, और आज इस कदर पढ़ेंगे कि पूरा रेनबो पार्ट को दिल में उतार के बस जाएंगे, है ना। तो दिल में उतारना है और अपने इस दिल में बसाना है, तो उसको सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। किताब ले लीजिए, चलिए एक भी चैप्टर नहीं बचेगा, हम हैं आपके साथ। जब हम हैं आपके साथ तो डरने की क्या बात है।
जब हम हैं आपके साथ तो डरने की बात है। हो जाओ तैयार अच्छा मार्क्स लाने की और में हो जाओ शामिल, और फिर कहने की क्या बात है। तो ना ही घबराना है ना ही परेशान होना है, आज इस किताब का एक एक कहानी को खत्म कर डालना है। पहला चैप्टर का किताब उल्टा लिए, कॉपी ले लीजिए, कलम ले लीजिए, किताब ले लीजिए, और ऑब्जेक्टिव का जो मेरा दिया हुआ चीज है वो ले लीजिए। ऑब्जेक्टिव का नहीं तो बोर्ड पे भी आएगा आपका, एक एक क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पूरा रेनबो पार्ट 2 का क्लियर करेंगे आज ही इसी समय से। बैठ जाओ किताब लेकर के, 2 घंटों के लिए एकदम से दुनिया से दूर सूरज सर के साथ जम जाओ, पिघल जाओ, प्यार कर डालो, और कोई परेशानी हो तो मेरे साथ आके बैठ जाओ। चलिए अब किसी परेशानी से दूर होकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चा लोग। अब पढ़ेंगे रेनबो पार्ट 2 का पहला चैप्टर। रेनबो पार्ट 2 का पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, पहला ही चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। लेखक है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में, और मृत्यु हुआ है 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। अब हम लोग एक एक चैप्टर के ऊपर जो है कि जानने की कोशिश करेंगे और एक एक चैप्टर को पहचानने की कोशिश करेंगे। इंडियन सिविलाइजेशन पहला ऑब्जेक्टिव है, डैश इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन, और बापू। अब आपको बता रहे हैं फादर ऑफ द नेशन किसको बोला गया है। फादर ऑफ द नेशन एकदम याद हो जाएगा, याद करते जाओ, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं, हमारे साथ पढ़ो तुम। फादर ऑफ द नेशन किसको कहते हैं? महात्मा गांधी को। तो 1 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी में आप टिक मारिए। डैश इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन, और बापू। बापू किसको कहते हैं? फादर ऑफ द नेशन। पहला चैप्टर से शुरू कर रहे हैं और अंतिम चैप्टर तक पढ़ेंगे आज। याद कैसे नहीं होगा, याद तो करना पड़ेगा। महात्मा गांधी। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी का मृत्यु जो है, अब बताइए आप कब हुआ था महात्मा गांधी का? आपका टेस्ट भी लेंगे हम, है ना, आपका टेस्ट भी हो जाएगा, आपका एक एक बात भी हो जाएगा, आप अपने कितना पानी में वो भी हम टेस्ट अभी कर लेंगे। किताब का आपका टेस्ट भी करेंगे, फाइनल टेस्ट अभी हम घुटा देंगे, एकदम घुटा देंगे, घुट जाओगे, जिंदगी से आगे बढ़ जाओगे। कौन कहता है क्या नहीं मिलेगा? 100% मेहनत को करो, आगे बढ़ जाओगे। गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक ऑन डैश 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। अब बताइए 3 नंबर का क्वेश्चन है, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ वाज रिटन बाय डैश। माय एक्सपेरिमेंट्स एक किताब का नाम है ना, ये ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी एक एक चैप्टर के बारे में पढ़ते जाओ, हम आपको सारा चीज चर्चा करते जाएंगे। माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ वाज रिटन बाय, इसके लेखक का नाम बताओ, ये इंपॉर्टेंट है ना। मार्क्स जितना भी ऑब्जेक्टिव बताएंगे अभी 150 के लगभग ऑब्जेक्टिव बताएंगे आपको, 150 ऑब्जेक्टिव, वो 150 का 150 ऑब्जेक्टिव आपके लिए घोंट के पी जाओ, हो गया एग्जाम में, घोंट के पी जाओ। उसके बाद मॉडल सेट आपको देखना है, उसके बाद आप एक बार अनुभव ले लेना है, आज भी टेस्ट भी ले लेंगे आपका, हम पढ़ाते पढ़ाते टेस्ट, पहले पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे 21 चैप्टर पढ़ाने के बाद आपका हम टेस्ट ले लेंगे। माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ वाज रिटन बाय महात्मा गांधी। चलो, डैश वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी आपको आंसर में हम बताए भी थे एक दिन के, स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन महात्मा गांधी। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ डैश। तो यहाँ पे 5 का डी नंबर आंसर जो है ग्रीक और रोम के लोगों से वहां पे लिखना पढ़ना सीखा गया था, है ना। यहाँ पे 5 का डी नंबर हो जाएगा आपका। एग्जाम से घबराओ नहीं, मेरे साथ बनो, एकदम से तुम जाओगे अच्छे से, और किताब का पोर्शन जो है उसको क्लियर करके आना है। किताब का क्वेश्चन रहता है 60 के बाद, ठीक ना, क्वेश्चन 60 के बाद रहता है। एक एक क्वेश्चन पहले किताब वाला बना लेना, उसके बाद आप ग्रामर के भाग में जाना है, ग्रामर आपको बनाने की जरूरत है। पहले किताब का भाग बना लेना, जो भी किताब का है, 40-45 ऑब्जेक्टिव, 40-45 ऑब्जेक्टिव रहेगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, रेनबो पार्ट 2 से, उसको पहले बना लेना है। उसके बाद आपको बनाना है क्या? ग्रामर, जो भी बच जाएगा उसमें आपको ग्रामर बनाना है। ग्रामर भी पढ़ाएंगे आपको,
6 नंबर का क्वेश्चन है, फेरोज वर रूलर्स ऑफ एंशिएंट डैश। आंसर बताइए। इजिप्ट, 6 का इजिप्ट, आपको याद होगा फेरोज कहाँ के शासक थे? इजिप्ट के शासक थे, आपको याद होगा, हमने बताया भी था। फेरोज कहाँ के शासक थे? तो इजिप्ट के शासक थे फेरोज। 7 नंबर का क्वेश्चन है, इजिप्ट के शासक का नाम बताया जाए। इजिप्ट के शासक का नाम बताया जाए तो फेरोज। इजिप्ट के शासक का नाम था फेरोज। यहाँ पे आपका 7 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। पूरा वीडियो को घोंट के पी जाओ, आज और कल दोनों दिन बढ़िया तरीके से पूरा एक एक चिट्ठा खोल के रखेंगे। कोई परेशानी होगी हमसे संपर्क कीजिए आप। 8 नंबर का, सिविलाइजेशन ऑफ रोम एंड ग्रीक इज डैश। सिविलाइजेशन ऑफ रोम एंड ग्रीक इज डैश, यहाँ पे हो जाएगा वेनिस्ड। 8 का ए नंबर हो जाएगा। देखिए हम आपको आज पहले ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम करेंगे, फिर सब्जेक्टिव में भी कैसे कैसे क्वेश्चन आता है उसके ऊपर भी काम करेंगे, और क्या क्या सॉल्व करना है वो भी हम बताएंगे आपको। कैसे कैसे सॉल्व करना है वो भी बताएंगे। आप अच्छे से बस वीडियो में बने रहिए और अच्छे से इसको क्लास को संभल के पढ़ने की कोशिश कीजिए। सिविलाइजेशन ऑफ रोम एंड ग्रीक इज डैश वेनिस्ड। The mind is a restless dash, the more it gets, the more it wants. The mind is a restless dash, the more it gets, the more it wants. अब दिमाग को उड़ता हुआ पंछी से यहाँ पे तुलना किया गया, हम बताए भी थे आपको। तो 9 नंबर का बी नंबर आंसर हो जाएगा आपको बर्ड। बर्ड से यहाँ पे बताया गया है, पक्षी से तुलना किया गया है। पक्षी से यहाँ पे बताया गया है कि माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 9 नंबर का होगा बी, द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ डैश। कौन सिविलाइजेशन में ये बात किया गया है? सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में। इंडियन सिविलाइजेशन, तो 10 का बी नंबर आंसर हो जाएगा आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब बच्चा आगे पढ़ेंगे हम लोग, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डैश। सिविलाइजेशन किसका बढ़ता है, किसका सभ्यता होता है? तो पीपल का बढ़ता है ना कि नहीं। तो 11 नंबर का ए नंबर आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का ए आंसर हो जाएगा। इसमें बस समझना है, कुछ करना नहीं है। एकदम से मन में रखो और एकदम से दिल की बेरुखी को डिलीट कर डालो और दुनिया में आगे बढ़ना है तो आज कलम कॉपी को उठा लेके आगे बढ़ा लो। सिविलाइजेशन इज द बेस द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए डैश, द पीपल। सिविलाइजेशन किसका होता है? पीपल का, सभ्यता होता है। अब बच्चा 12 नंबर का है, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज डैश। इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज इमूवेबल। 12 का बी, 12 का बी इमूवेबल इसमें आंसर आ जाएगा। आपको याद रखना, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज डैश, तो इमूवेबल, ठीक है ना। देखो आंसर करना, जो भी आंसर करोगे ना आप याद रखना, आपको इतना अच्छे से उस क्वेश्चन को पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है, निश्चित रूप से आपको आंसर मिल जाएगा और आप सॉल्व कर लीजिएगा। इमूवेबल, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू डैश ऑफ मॉरल बीइंग। यहाँ पे आपको द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू डैश टू मॉरल बीइंग, नैतिकता तो एलिवेट। मेरा का आंसर क्या हो जाएगा? एलिवेट। याद रखिएगा, कुछ क्वेश्चन याद भी रखना पड़ेगा आपको, कुछ क्वेश्चन के बारे में चर्चा भी करना पड़ेगा आपको, समझना भी पड़ेगा आपको। 14 टेंडेंसी ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू इमोरलिटी ऑफ प्रोपोगेट। 14 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। 14 का ए नंबर आंसर हो जाएगा आपका। तो पहला नंबर चैप्टर के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं अभी। इन आवर एंसेस्टर, एंसेस्टर मैंने क्या होता है? पूर्वज। आवर एंसेस्टर्स डैश अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स। हमारे जो थे पूर्वज क्या करते थे? डिस्यूडेड। हम लोग के बी नंबर इसमें आंसर हो जाएगा। 15 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। हमारे जो पूर्वज थे वो लग्जरी लाइफ उनको पसंद नहीं था। लग्जरी लाइफ उनको पसंद नहीं था। उनको ये सब चीज अच्छा नहीं लगा था, किस तरीके से लग्जरी लाइफ है, किस तरीके से क्या परेशानी है क्या नहीं है। तो रेनबो पार्ट 2 का ना एक एक भाग यहाँ पे ना पूरा क्लियर हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ तुम अपना दिमाग लगाओ, अगर थोड़ा सा अगर ब्रेन लगाया जाए तो पूरा किताब का एक एक पहलू, किताब का एक एक भाग, किताब का एक एक चीज क्लियर हो सकता है। तो पहला चैप्टर खत्म किए हम लोग, 15 ऑब्जेक्टिव उसमें खत्म किए हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक का नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। याद एकदम पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मेरे साथ आप बोलो बस। पूरा किताब हम नहीं 21 चैप्टर आज याद करा दे तो फिर हम किस काम की?
अगले 2 घंटे के लिए दिल में एकदम से पसीज के रख लो और पूरा सिलेबस याद करवा देंगे किताब का तुमको। और तुमको पता है अगर कहानी याद हो गया तुमको शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन सब बन जाएगा, है कि नहीं है? तो बस कहानी को ध्यान दो, जो हम बता रहे हैं उसके ऊपर काम करो, देखो किस तरीके से गर्दा मचता है ना? एकदम गर्दा मचाओ, एकदम दिल्ली वाली को छोड़ करके सिर्फ सहरसा में आओ, एग्जाम दो। प्यार मोहब्बत के चक्कर में बर्बाद हो जाओगे। आज किताब कलम उठा लो, ऑफिसर बन जाओगे, है कि नहीं है? ऑफिसर बनना है तो आपको तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म मरण आपको पता चल गया है। माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने। ऑटोबायोग्राफी है, महात्मा गांधी के ऑटोबायोग्राफी का नाम बताया जाए, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। वही उल्टा के दिया गया है, ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? जीवनी रे, तो माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, है कि नहीं है? महात्मा गांधी का मृत्यु बता दो, 30 अक्टूबर, अरे 30 जनवरी 1948 है ना। अब आगे बढ़ेंगे, महात्मा गांधी चंपारण कब गए थे? 1917 ईस्वी में। महात्मा गांधी का राजनीतिक जीवन कब हुआ था? 1915 ईस्वी से लेके 1948 ईस्वी तक। महात्मा गांधी का पॉलिटिक्स कैरियर कब से कब था? 1915 से लेके 1948 ईस्वी तक पूरी तरीके से जो है कि राजनीतिक जीवन में आ गए थे महात्मा गांधी। एक एक बात को आराम से, जो हमारे पूर्वज जो थे वो नहीं जाया करते थे, जाना पसंद नहीं करते शहर में। हमारे दादा परदादा पूर्वज जो थे वो गांव में रहना पसंद करते थे। अभी भी हमारे दादा परदादा गांव में ही रहना पसंद करते हैं, जो है कि शहर से मुकाबले, क्योंकि शहर में उन लोगों के मुकाबला शहर में अच्छा वातावरण नहीं है, शहर में रहा नहीं अच्छे से जा सकता है, तो दैट ये सब चीज है। ये पहला नंबर चैप्टर के ऊपर चर्चा हुआ, ढंग से याद हो गया, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब शुरू कर रहे हैं भारत इज माय होम। भारत इज माय होम के लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब ध्यान से, यहीं से तो क्वेश्चन शुरू होता है। भारत इज माय होम के लेखक का नाम बताइए, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म बताया जाए किसी को, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ है? 1897 ईस्वी में, है ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और मृत्यु बताइए 1969 ईस्वी में। डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बने। कहाँ के राष्ट्रपति बने? भारत के। राज्यपाल भी थे वो। कहाँ के राज्यपाल थे? बिहार के राज्यपाल भी थे। गवर्नर, राज्यपाल का इंग्लिश क्या होता है? गवर्नर होता है। ऑफलाइन के थोड़ा सा धीरे बोलेंगे, ठीक है ना, आवाज जाता है इसमें, ठीक से। गवर्नर थे बिहार के और राज्यपाल भी थे। ये भी याद कर लीजिएगा सभी लोग। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग, एक एक चीज किस तरीके से, एक एक बात को ढंग से ध्यान रखेंगे। और जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से इन्फ्लुएंस हुए थे, कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। यह जो चैप्टर है, सबसे पहले ये बताओ कि भारत इज माय होम है क्या, कैसे बना है ये चैप्टर? देखिए, स्पीच है, भाषण दिया गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। शपथ ग्रहण ले रहे थे राष्ट्रपति पद का। कौन से ईस्वी में? 1967 ईस्वी में शपथ ले रहे थे। 1967 ईस्वी में शपथ ले रहे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। आप बताओ राष्ट्रपति कब बने? 1967 ईस्वी में डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का मृत्यु हुआ 1969 ईस्वी में, है कि नहीं है? अब डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द डेथ। किस चीज का शपथ लिए थे? तो प्रेसिडेंट। किस चीज का लिए थे? प्रेसिडेंट का शपथ लिए थे वो। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन द डेथ। अब कब भाषण दिए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन? डॉक्टर जाकिर हुसैन भाषण दिए थे 1967 ईस्वी में। राष्ट्रपति बने थे। राष्ट्रपति का इंग्लिश क्या होता है? प्रेसिडेंट, है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 1967 ईस्वी में बने थे, उन्होंने भाषण दिया था। 19 नंबर का, देश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्र को, देश को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? तो राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एजुकेशन। एजुकेशन सिस्टम बड़ा जरूरी है। इसमें आज हम इंपॉर्टेंट समरी के भी ऊपर काम करेंगे। जो समरी आज बोलेंगे उसी को तुमको पूरा लिखना है। सब समरी को 5 को 6 को समरी हमसे देंगे, तो आपको 5 को इसमें 5 को उसमें, आपको उसी में से आएगा बिहार बोर्ड। सोमवार आपका जो सोमवार को एग्जाम होने वाला है उसी में से आएगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। हम आपको कह रहे हैं, इसको ध्यान रख लीजिए, सभी को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके लिए लाइव क्लास आपके सामने रखा गया है कि आपका कोई भी चीज छूटे नहीं।
सिर्फ इस वीडियो को देख लो, आपका रिवीजन पूरा तय। और उसके बाद मॉडल सेट में जाकर के मॉडल पेपर में एक बार चेक कर लेना किताब का तुमसे कितना बन रहा है, पूरा भरोसा है पूरा बनेगा। उसके बाद जो है कि मिलान करने वाला देख लेना, आज हम वो भी चर्चा करेंगे। अभी पहले ऑब्जेक्टिव खत्म करेंगे, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन कैसे बनाया था उस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन, फिर समरी, एप्लीकेशन, खत्म कहानी, है ना। पूरा का पूरा एकदम से बढ़िया से। डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो एजुकेशन 19 का ए नंबर आ गया, एजुकेशन। द वर्ड इरोडेशन स्टैंड्स फॉर डैश। यहाँ पे इरोडेशन वर्ड का मतलब बता रहा है ग्रेट नॉलेज, है ना, ग्रेट नॉलेज। 20 का बी नंबर आंसर हो जाएगा, ग्रेट नॉलेज। डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लाइज्ड टू द पीपल ऑफ डैश। डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति कहाँ के बने थे? भारत के। तो कहाँ के लोगों को थैंक यू बोलेंगे? भारत के लोगों को ना, भारत के लोगों को तो इंडिया। 21 का ए नंबर आंसर हो जाएगा, इंडिया। याद रखिएगा, भारत के लोगों को उन्होंने जो है कि थैंक यू बोला डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट डैश। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ग्रेट डैश नेशनलिस्ट। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या थे? वो नेशनलिस्ट थे, नेशनलिस्ट थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन इन टुक द ओथ ऑफ द लॉयल्टी टू द डैश। किस चीज का शपथ लिया था वो? किस चीज का? तो कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का शपथ लिया था उन्होंने। छू करके संविधान का, जो करेंगे सब करेंगे, है ना, वो सारा चीज यहाँ पे शपथ लिया था राष्ट्रपति पद का, कॉन्स्टिट्यूशन का। अब 2 नंबर चैप्टर, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर के ऊपर हम VBI पे काम किए हैं। पहला चैप्टर था इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, दूसरा चैप्टर था भारत इज माय होम, इसके ऊपर बात किए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं तीसरा नंबर चैप्टर जिसका नाम है ए पिंच ऑफ सनफ। ए पिंच ऑफ सनफ के लेखक का नाम बताइए। ए पिंच ऑफ सनफ के लेखक का नाम है मनोहर मालगांवकर। ए पिंच ऑफ सनफ के लेखक का नाम है मनोहर मालगांवकर। 25 नंबर का क्वेश्चन है, distant from the princess of bed in the Ganges and Bombay Affair are written by। ये किसने लिखा है? मनोहर मालगांवकर ने। याद रखिएगा, ये जितना भी लिखा हुआ किताब है सब मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखा गया है। इस एक एक बात को समझने की कोशिश कीजिए, एक एक बात को जानने की कोशिश कीजिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब जो है कि 26 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए। 26 नंबर का, नानू काका हैज टू मीट अ मिनिस्टर इन द डैश ब्लॉक। ये क्वेश्चन हमने आपको चर्चा में क्या था, हो सकता है आपको कल आ जाए, ठीक ना। नानू काका यहाँ पे जो है कि वो मिलने के लिए गए थे मंत्री से। सबसे पहले समझ लीजिए, नानू काका दिल्ली गए थे 2 से 3 दिनों के लिए मिलने के लिए गए थे। किससे गए थे मिलने के लिए? मंत्री से मिलने के लिए गए थे, है ना। उसके भांजा जो थे मनोहर मालगांवकर, वो दिल्ली में ही अंडर सेक्रेटरी जॉब कर रहे थे। किस चीज में? अंडर सेक्रेटरी जॉब कर रहे थे। अच्छे से समझो एक एक चीज को। नानू काका दिल्ली गए थे 2 से 3 दिनों के लिए। धोबी को 1000 रुपया का चेक दिया था। कौन दिया था? नानू काका। अब 2 रुपया का भी नोट दिया था रिवार्ड के तौर पे, रिवार्ड मैंने गिफ्ट के तौर पे। तो उसको जो है कि किसने दिया? नानू काका ने दिया था, धोबी को दिया था। याद रखिएगा, 1000 का भी चेक दिया था नानू काका को, नानू काका ने दिया था धोबी को, और 2 रुपए का रिवार्ड भी दिया था धोबी को। रतिराम जो किसका बेटा था? सोहनलाल। सोहनलाल का बेटा का नाम क्या था? रतिराम, है ना। रतिराम वाज द सन ऑफ सोहनलाल। चलिए अगला क्वेश्चन, नानू काका हैज टू मीट ए मिनिस्टर इन द डैश ब्लॉक। तो नॉर्थ ब्लॉक। नानू काका किस ब्लॉक में मिलने के लिए गए थे? तो नॉर्थ ब्लॉक में। सी नंबर का एकदम से देख लीजिए। नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन अ टिकट ऑफ डैश। किस चीज का टिकट था? इसमें नहीं था, उसके पास 3rd क्लास का टिकट था, इसमें नहीं है। नानू काका के पास 3rd क्लास का टिकट था, इसमें आंसर सभी ऑप्शन गलत है। इसमें 3rd क्लास का टिकट था नानू काका के पास। 2nd क्लास में उन्होंने ट्रेवल किया था, टिकट क्या था? 3rd क्लास का। याद रखिएगा बच्चा। और जो भी दोस्त है ना उसको शेयर कर दो ये वीडियो, हम कह रहे हैं तुमको बड़ा फायदा होने वाला है दोस्तों। और जो भी इस बार एग्जाम दे रहा है ना सबको सारे ग्रुप में भेज दो इसको, वीडियो को सारे ग्रुप में, फायदा होगा उसको। अगर उसको फायदा होगा तो कहीं ना कहीं तुमको भी ऊपर वाला फायदा पहुंचाएगा। कर भला हो भला। हाथ वाथ काटने से कुछ नहीं होगा, हाथ काटने से मेहनत कर लो, हाथ काटने से कुछ नहीं होगा। दिल बेरुखी ये सब कुछ नहीं है, मेहनत करो आगे बढ़ो, है ना।
लाइन में लग जाएगा। इंटर के बाद ब्याह शादी करके मत जो है कि इधर उधर बौखने लगना। इंटर के बाद और तैयारी अच्छे से करना है ना। बहुत विद्यार्थी का प्लान, एगो विद्यार्थी था चलवा मेरा था, वो बोलता है विद्यार्थी सर जी हम बोले क्या करेगा, तो बोलता सर इंटर के बाद तो स्प्लेंडर प्लस लेवे करेंगे और उसके बाद जो है कि हम पूरा कल, हाँ यही व्यवस्था ठीक है, उसके बाद स्प्लेंडर प्लस पे तुम गाँव से जा करके धान लेकर के आना है ना। काम क्या बचेगा, एक दुल्हन, एक स्प्लेंडर प्लस और एक खेत, बस। तो जीवन में आगे बढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा। ये सब तो छोटी सी चीज है कि नहीं है। हंसते हंसते पास करोगे तुम फर्स्ट डिवीजन, टेंशन काहे कर रहे हो, अच्छे से मेहनत तो करो। जो जितना पढ़ा है उसको उतना ही ना मार्क्स आएगा। आज इंग्लिश में हम तुमको अच्छे से पढ़ा दे रहे हैं, चिंता मत करो, तुमको अच्छा से अच्छा मार्क्स आएगा। नानू काका हैंडेड ओवर अ चेक ऑफ 1000 रुपीज जो एड्रेस अभी हम बताए थे तुमको, 1000 का नोट दिया था नानू काका ने, किसको, धोबी को दिया था। तो धोबी यहाँ पे टिक मारो फटाफट। नानू काका गैव द 2 रुपीज, यहाँ पे धोबी होगा, धोबी डी लिखो, यहाँ पे धोबी होगा है ना, यहाँ पे भी धोबी ऑप्शन में होगा, ऑप्शन गलत है, वहाँ पे ऑप्शन धोबी होगा, याद रखिएगा। द पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर इज डैश वेलफेयर, कौन से डिपार्टमेंट का मंत्री था, वेलफेयर मिनिस्टर। किस मिनिस्टर से मिलने के लिए गया था, तो वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए गया था। कौन गया था रे, नानू काका। रतिराम वाइज द सन ऑफ सोहनलाल, 31 के बी नंबर टिक मारो, रतिराम वाइज द सन ऑफ सोहनलाल, एकदम से सुतल सुतल बना लेंगे, इतना बढ़िया तुमको पढ़ा दिए। नानू काका वाज टू स्टे फॉर डैश डेज, कितने दिन के लिए दिल्ली गया था रे, 2 से 3 दिन, 2 और 3 2 से 3 दिन के लिए गया था। टिक मारते चलो, एकदम धुआं धुआं मचाते चलो, दिल की बेरुखी को सामने लेके आते चलो। नानू काका वाज द नरेटर डैश, नानू काका का जो नरेटर था, लेखक था। देखो नरेटर भी बोला है, नरेटर माने लेखक। लेखक कौन थे, वो मैटरनल अंकल थे, मामा जी थे, मामा जी थे ना, मनोहर मालगांवकर के मामा जी थे। कौन, नानू काका थे। वहां पे आपको 34 नंबर का क्वेश्चन है कि डैश इज द मेन कैरेक्टर ऑफ ए पिंच ऑफ सनफ। ये जो चैप्टर है ए पिंच ऑफ सनफ, उसका हीरो कौन है रे, नानू काका। नानू काका बहुत तेज आदमी था, बोलता था झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, सबसे पहले वही झूठ बोलता था। दिल मत दो, दिल मत दो, सबसे पहले वही दिल देता है कि नहीं है कि नहीं है। चांद के इस हूर को मत देखो गौर से, चांद के इस हूर को मत देखो इस गौर से, अगर मेहनत कर लोगे तो कोई हूर बन के तुम्हारे सपनों में आ जाएगा, है कि नहीं है। तुम नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, अरे तुम नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, तुम ही नहीं सिर्फ इस जहां में हंसी, तुम्हारे जैसा लाखों है बनी है कि नहीं। तो तुम नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, तो हाथ वाथ मत काटो किसी के चक्कर में, है कि नहीं है। ये दोनों के लिए है, मेल फीमेल दोनों के लिए है ना, सबके लिए। लड़का ध्यान रखना इस चीज को, तो दिमाग मत खराब, एकदम मस्ती से क्लास करो, एकदम हंसते हंसते याद करा देंगे तुमको। अभी टेस्ट भी अभी लेंगे ना, अभी टेस्ट भी लेंगे तुमको, ऑनलाइन टेस्ट, तुमको पास है फेल है तुरंत जांच कर लेंगे, 2 मिनट में जांच। पहले 21 चैप्टर पढ़ाने दो, 2 घंटा एकदम से कंबल ओढ़ के सूत के पढ़ो, अब पूरा टेस्ट दो, दौड़ते दौड़ते जाओ एग्जाम, दौड़ते दौड़ते आओ एग्जाम, सही कि नहीं है। जो व्यवस्था कहीं नहीं वो व्यवस्था हम करके देंगे, सिर्फ एक बार प्यार तो करके देखो, पूरी दुनिया तुम्हारे ऊपर कुर्बान कर देंगे, है कि नहीं है। कोशिश करके देखो, हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे, एक बार तो प्यार करके देखो, तुम्हारे दिल में झोलियों में सब कुछ भर के रख देंगे। तो चलो आगे, आई हैव ए ड्रीम, आ गए हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर के ऊपर, है ना। एक काले वर्ग, अच्छा मार्टिन लूथर किंग जूनियर कौन से जाति का था, नेग्रो, नेग्रो। ई मत करिए, करिया ओरिया मत बोलिए, ठीक ना, ई सब नहीं बोलिए, करिया जाति, करिया ओरिया नहीं छी, नेग्रो बोल, नेग्रो, है ना। काले वर्ग गोले वर्ग में अमेरिका में होता था, तो वहां पे बताने का नेग्रो प्रजाति। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो कौन से देश से बिलोंग करते थे, यूएसए से, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिकन थे वो। अब आगे पढ़ेंगे, द कंडीशन ऑफ द नेग्रोज वर अपीलिंग, तो आंसर क्या हो जाएगा, नेग्रो। किसका हालत खराब था वहां पे, नेग्रो का, नेग्रो का हालत बहुत खराब था अमेरिका में। वहां पे काले वर्ग और गोरे वर्ग में थोड़ा सा परेशानी, लड़ाई चल रहा था, वो लोग को हक नहीं मिल रहा था नेग्रो लोगों को। तो जो भी क्वेश्चन आएगा उसको बढ़िया से लिख देना है, क्वेश्चन तो छोड़ना ही नहीं है, हमने आपको बताया भी है। और जो विद्यार्थी कह रहे हैं कल रविवार को 8 बजे यहाँ पे आना, अच्छा रहेगा और भी जबरदस्त तरीके से।
मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए डैश सिविल राइट्स एक्टिविस्ट, सिविल राइट एक्टिविस्ट है ना। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए सिविल राइट एक्टिविस्ट, सिविल राइट एक्टिविस्ट। 38 के बी नंबर, 38 का बी नंबर हो जाएगा आपका, है ना। 39 का डैश वाज ए ग्रेट ओरेटर, मार्टिन लूथर, याद रखना ओरेटर, डैश वाज ए ग्रेट ओरेटर, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर गॉट नोबेल प्राइज फॉर द पीस इन द डेथ। कब मिला नोबेल प्राइज रे? 1964 ईस्वी में मिला था। किसको मिला था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर को 1964 ईस्वी में मिला था, है ना। नेग्रोज आर द फॉर्मर ऑफ डैश ऑफ अमेरिका, नेग्रोज आर द फॉर्मर ऑफ डैश ऑफ अमेरिका, स्लेव्स, है ना, स्लेव्स। वहां पे बहुत उन लोगों को रिस्पेक्ट नहीं मिलता था, बराबर सम्मान भी नहीं मिलता था। किसको? नेग्रो जाति को। बड़ा दिक्कत था बेचारा उन लोगों के पास, सम्मान नहीं था, इज्जत पूरा बराबर नहीं मिलता था, हक नहीं मिलता था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम था। लेकिन अब तो अच्छा है, अब तो बेहतरीन है। नेग्रोज आर द फॉर्मर ऑफ डैश अमेरिका, ये किताब में चर्चा किया गया है। स्लेव्स। मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड डैश चिल्ड्रन, क्या गो बच्चा था उसके पास? 4 गो बच्चा था। FOUR 4 गो। मार्टिन लूथर क्या गो बच्चा रे? 4 गो बच्चा था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज assassinated on April डैश इन मिसिसिपी, कब उसको मारा गया, गोली मारा गया? 1968 ईस्वी में उनका देहांत हुआ था, है ना। आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड इज रिटन बाय बर्टन रसल, आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड किसने लिखा है? बर्टन रसल। एक एक याद कर देंगे, पूरा तुमको याद ही करवा देंगे, तुमको कुछ प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता है ना। हंसते खेलते तुमको बिहार बोर्ड में तुमको कितना भी कम आगे तो 75-80 मार्क्स से ऊपर ही जाएगा तुम्हारा, है ना। इंग्लिश पेपर में सिर्फ तुम बने रहो, दिमाग को स्विच ऑन करो। आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड इज रिटन बाय जर्माइन ग्रीन, है ना। बर्टन रसल। पॉल बक सिगानो, किसने लिखा है? बर्टन रसल ने लिखा है कि नहीं है। द इन्वेंशन ऑफ डैश वाज मोर इम्पोर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। यहाँ पे आपको जो है कि किसके बारे में? फायर, व्हील, एग्रीकल्चर, एरोप्लेन। तो द इन्वेंशन ऑफ डैश वाज मोर इम्पोर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो फायर, व्हील, एग्रीकल्चर, यहाँ पे क्या बोला गया कि जानवर से ज्यादा जरूरी क्या था? एग्रीकल्चर, है ना। तो यहाँ का आंसर एग्रीकल्चर आपका हो जाएगा, है ना। बोला कि एग्रीकल्चर बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है एग्रीकल्चर, आपको बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें एग्रीकल्चर आपका। डैश लास्ट, देखो इस चैप्टर का लास्ट पेज पे मैंने बताया था कि लास्ट स्टेप किसने नहीं लिया था? वेरी गुड, चाइना नहीं लिया था, याद ही हो जाएगा। लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन बाय चाइना। इतना प्यार से तुमको पढ़ाएंगे कि तुम्हारी दिल भी एकदम बेरुखी सी हो जाएगी। आज तो तुम इस बात को पढ़ के देख लो, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी, है कि नहीं है। इंडिया, जर्मनी, चाइना, तो चाइना में है बच्चा। अब बर्टन रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन द लिटरेचर, किस कब रे? 1950 ईस्वी में। याद रखना 5 गो नोबेल प्राइज विनर कवि का, लेखक का नाम भी याद रखना, ये भी है थोड़ा सा इसको। 5 गो जो इंग्लिश में नोबेल प्राइज मिला है उसके लेखक का नाम कहीं पे छांट लेना। हम तुमको लिखाए भी थे, सबको दिए भी थे, उसको भी अगर अच्छे से रखेगा तो ज्यादा अच्छा है तुम्हारे लिए। अब ये सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स अदर्स, की कह रहल छे सिविलाइजेशन क्या सिखाता है? तो डी का आंसर हो जाएगा टू मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स अदर्स, मतलब कि एक दूसरे के साथ ज्यादा दोस्ती मोहब्बत से हम लोग जीवन में काट के रह सकते हैं, आगे बढ़ के रह सकते हैं। 47 नंबर 48 नंबर में आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज क्या है? ऐसे है, स्टोरी क्या है? ऐसे है ना, ऐसे है, इसमें ध्यान रखिएगा। एक एक चीज को क्वेश्चन कीजिएगा। बर्टन रसल कहाँ के हैं? तो ब्रिटिश है वो, है कि नहीं है। बर्टन रसल कहाँ के? वो तो ब्रिटिश है, याद रखिएगा। डैश वाज आल्सो कमेंटेटर इन अ लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स। मार्टिन लूथर, एच.ई. बेट्स, बर्टन रसल, सिगानोया। तो कमेंटेटर कौन थे? बर्टन रसल, है कि नहीं है। बर्टन रसल थे। एक एक क्वेश्चन को, एक एक चीज को देखते जाओ। द आर्टिस्ट इज रिटन बाय, अब बताइए आ गए हम लोग 6 नंबर चैप्टर पे। चैप्टर का नाम है द आर्टिस्ट, है ना। द आर्टिस्ट के लेखक का नाम बताइए। सिगानोया, सिगानोया, सिगानोया। द आर्टिस्ट के लेखक है सिगानोया। इसमें एक बच्चा रहता है, जिस बच्चा का कितना साल का बच्चा रहता है? 12 साल का ही तो बच्चा रहता है कि नहीं है। 12 साल का बच्चा रहता है, बहुत खूबसूरत सा बच्चा है जिसका क्या नाम है? सीबी, है ना, 12 साल का
है ना। और जो है कि वो कौन से स्कूल में पढ़ता है, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। सीबी कौन से स्कूल में पढ़ता है, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। और कौन से विषय के टीचर ने उसको पकड़ा था, एथिक्स सब्जेक्ट का, एथिक्स सब्जेक्ट का, ATHICS, एथिक्स सब्जेक्ट का टीचर ने उसको पकड़ा था। एथिक्स सब्जेक्ट के टीचर ने उसको बताया था किस तरीके से, पूरा किताब को याद हो जाएगा आज बढ़िया तरीके से। तो अब आगे बढ़ेंगे, इसमें देखेंगे सिगा नोया इज ए फेमस पोएट, नॉवेल, हिस्ट्री, ड्रामा, शॉर्ट स्टोरी, है ना। किस चीज के लिए वो फेमस है, तो वो शॉर्ट स्टोरी के लिए फेमस है, शॉर्ट स्टोरी के लिए वो फेमस है। सिगा नोया इज ए डैश राइटर, जापानीज राइटर। सिगा नोया इज ए डैश राइटर, तो जापानीज राइटर। सिगा नोया इज ए डैश राइटर, तो जापानीज राइटर। आगे चलो पढ़ेंगे, सीरीज हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गॉड्स मेड हिज टीचर डैश प्राउड, लाभ, सरप्राइज, एंग्री। सीबी's hobby of collecting cards made his teacher angry, है ना। उसके टीचर को गुस्सा दिलाया था, गुस्सा आ गया था, क्योंकि टीचर जो थे ना उसको पसंद नहीं था लड़का, क्योंकि उसको गॉड्स कलेक्ट करना बहुत पसंद था, GOURDS, गॉड्स। CB's parents know that he often went out to buy marbles, गॉड कौन सी खरीदे जा रहा, आलू खरीदा रहे, मार्बल्स, गॉड, टॉय, कौन चीज, गॉड्स खरीदता था। क्या खरीदा था, गॉड्स, कद्दू, गॉड्स खरीदता था। कौन, सीबी था 12 साल का बच्चा। सीबी रीड्स एट डैश स्कूल, प्राइमरी स्कूल में, प्राइवेट की प्राइमरी, प्राइमरी स्कूल में पढ़े, है ना। एक एक बात का ना अच्छा से याद कर ले, दिमाग में घोंट ले, पी ले। पानी पीना है पानी पी लो, दूध पीना है दूध पी लो, लाठी खाना है लाठी खा लो, लेकिन याद कर लो, हर दिन आएगा नहीं ऐसा जब तुम इतना ध्यान देके पढ़ोगे। हर दिन आएगा नहीं ऐसा जब तुम ध्यान देके इसे पढ़ोगे। आज ऐसा मेहनत कर लो कि पूरी जिंदगी तुम्हें जरूरत ना पड़े, है कि नहीं है। तो यह मेहनत का फल है, ये क्षण है, ये मोहब्बत का फल नहीं है, ये मेहनत का फल है। इसको पढ़ेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। डैश बाउड एट सीबी, सीबी के ऊपर कौन चिल्लाया था, हिज फादर, उसके पिताजी बड़ा जोर से गुस्सा किए थे। कॉलर पकड़ ली, जैसे आपके पिताजी आपको गाली देते हैं ना, मारते हैं ना, एकदम से कोई गलत काम करते होंगे तो आपके पिताजी आपको बहुत डांटते होंगे, अरे डिस्कस्टिंग फेलो क्या करता है, नॉनसेंस है ये वो, मारते, जूता खाता होगा, जूता है ना, जूता, अरे प्यार है वो, वही तो जूता है, प्यार है पापा मम्मी का, है ना। उसी तरीके से सीबी जो थे, सीबी के पापा भी गुस्सा किए थे, किस पे, सीबी पे। सीबी's father worked at डैश शॉप, कारपेंटर शॉप। सीबी के पिताजी काम करते थे, कारपेंटर शॉप पे काम करते थे। अब आगे, डैश वाज सेलिंग 5 इंचेस गॉड, 5 इंच का जो गॉड था कौन बेच रही थी वहां, तो ओल्ड लेडी, कौन बेच रहा था, ओल्ड लेडी बेच रही थी, है ना। 60 का बी नंबर का आंसर हो जाएगा, ये याद रखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन जितना अभी हम चर्चा किए सब इंपॉर्टेंट ही है, थोड़ा ढंग से पढ़ लो, सारा आएगा। One day was caught red-handed by, किस विषय के टीचर ने उस दिन उसको पकड़ा था, एथिक्स सब्जेक्ट के टीचर ने उसको पकड़ा था, है नहीं है ना, एथिक्स सब्जेक्ट के टीचर ने पकड़ा था। मैथ, फिजिक्स, हिंदी, इंग्लिश नहीं, एथिक्स का सब्जेक्ट के टीचर ने पकड़ा था उसको। अगला क्वेश्चन है, ए चाइल्ड इज बॉर्न के लेखक का नाम बताइए। जर्मन ग्रीड कौन देश की है, ऑस्ट्रेलिया की है ना। चलिए आगे पढ़ते हुए जाएंगे हम लोग बढ़िया से, एकदम से बढ़िया से। ए चाइल्ड इज बॉर्न, वेरी गुड, बहुत बढ़िया एकदम, ऐसे उल्टा ऐसे करो। इन बांग्लादेश रूपरेखा इज ए काइंड ऑफ डैश, बांग्लादेश में रूपरेखा को क्या बोला जाता है, फेरी टेल्स, क्या बोला जाता है, फेरी टेल्स। 63 नंबर का क्या हो जाएगा, फेरी टेल्स। मारो एकदम से, कहानियां सुनाए करते, बच्चों को कहानियां सुनाने का कार्यक्रम वहां पे होता था, है ना। जर्मन ग्रीड इज अ फेमस डैश राइटर, तो फेमिनिस्ट राइटर, फेमिनिस्ट। जर्मन ग्रीड एक लड़की है, फेमिनिस्ट यहाँ पे है, 64 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। Healthy woman and her child are given new dress on the dash day of the, नया ड्रेस कब दिया जाता है, छठा की 7वां डे, 7th डे, वेरी गुड आंसर, 7th डे, ठीक ना। 7th डे नया ड्रेस बच्चे को दिया जाता है। अपना अनुसार काम नहीं करिए, तुम लोग अपने बच्चे का देखना, छठा दिन दे देना नया ड्रेस, लेकिन किताब के अनुसार 7वां दिन होता है। अपना अपना बच्चा को तुम छठे दिन, 5वें दिन, एक काम करना, तीसरे दिन दे देना, ठीक ना। एगो बच्चा लगता है नहीं सर
हम दे देंगे छठे दिन, जब देने का मर्जी दो, तुम 7th डे में टिक मारना, तुमको 1 मार्क मिलेगा ऑब्जेक्टिव में, है ना, अगर आएगा क्वेश्चन तो। Sally woman and her child are given new dress on the dash day of the 7th day, है कि नहीं है? तो 7वां दिन न्यू बेबी को जो है कि दिया जाता है, garlands of dash were given to a new baby, की दे जाए ग्राम फ्लावर्स टर्मरिक, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा, टर्मरिक एंड गार्लिक, 66 का सी, टर्मरिक एंड गार्लिक दिया जाता है बच्चे को वहां पे जो है टर्मरिक एंड गार्लिक। अब 67 नंबर का क्वेश्चन है, विजिटिंग मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज वन ऑफ द डेज ऑफ प्रेगनेंसी, अवार्ड, रिवार्ड, लव, बैकलॉग, तो 67 के हो जाएगा बी, रिवार्ड, 67 का बी हो जाएगा रिवार्ड, 67 का बी हो जाएगा तुम्हारा रिवार्ड। अभी जो है कि 67 का बी हो जाएगा तुम्हारा रिवार्ड। विजिटिंग लास्ट के अंतिम के 3 महीने के लिए प्रेग्नेंट औरत, प्रेग्नेंट जो सेलेदी वोमेन होती है, अपने मम्मी पापा पेरेंट्स के यहाँ जाना पसंद करती है, तो रिवार्ड। अब 68 नंबर का, द नेमिंग सेरेमनी जो हेल्ड व्हेन बेबी इज डेड, नाम का नामकरण कब होता है? 5वां दिन, 6ठा दिन, 8वां दिन, कब है? 7 डेज। नामकरण जो है किताब के अनुसार 7th डेज होता है। इस बात को ढंग से थोड़ा समझ लीजिए, नामकरण और न्यू बेबी को ड्रेस कब दिया जाता है? तो 7 डेज। इस बात को थोड़ा सा ढंग से समझिए बच्चा लोग। एक एक क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है ये आपके एग्जाम के लिए, एक एक प्रश्न जरूरी है, आपको इसको समझना है। हाउ फ्री द प्रेस इज रिटन बाय बर्टन रसल, सिगार, डोरोथी एल्सेयर, सैची बेस्ट, तो डोरोथी एल्सेयर, सही नहीं है? तो 69 का आंसर नंबर सी है कि नहीं? आंसर नंबर सी। चलिए 70 का, द डैश कैन मेक अ ब्रेक रेपुटेशन, ऐसा क्या है जो तुम्हारे इज्जत को बना सकता है या फिर इज्जत को धूल में मिटा सकता है? तो प्रेस, मीडिया चाहे तो उड़ा भी सकता है, मीडिया चाहे तो बचा भी सकता है। मीडिया का बहुत अहम योगदान है हमारे जीवन काल में, बहुत ही ज्यादा जरूरी है मीडिया। चलिए आगे का क्वेश्चन था, देखिए मीडिया का इनकम का क्या स्रोत है? 2 स्रोत है, एगो है वेल्थ ऑफ एनर, एगो एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के मतलब है प्रचार प्रसार, एडवर्टाइजमेंट माने प्रचार, और वेल्थ ऑफ ऑनर का मतलब होता है कि कुछ ऑनर बड़ा अमीर रहता है कि नहीं है? उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ द पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय डैश चीफ फैक्टर्स, तो 2 है ना। The second chief source of a newspaper's revenue is the wealth of owner. Second chief source क्या है? Wealth of owner, अभी बताए थे ना। Second chief source है आपका the wealth of owner, the wealth of owner। याद रखिएगा। पहला chief source क्या है? पहला chief source क्या है? पहला chief source है आपका the wealth of advertisement। पहला है advertisement, दूसरा है the wealth of owner। 2 इनकम का स्रोत है। अब आगे, the first chief source of a newspaper's revenue is dash, donation, debt, advertisement, तो एडवर्टाइजमेंट है कि नहीं है? अभी बताए थे, ये दोनों बात को याद रखना। पहला इनकम का स्रोत है, फर्स्ट चीफ सोर्स इज एडवर्टाइजमेंट, सेकंड चीफ सोर्स इज वेल्थ ऑफ ओनर। द अर्थ, अब चलो आ जाए, द अर्थ एज रिटन बाय, अब अर्थ को किसने लिखा है? तो एच.ई. बेट्स ने। बहुत खूबसूरत सा एक कहानी है ये, है ना। अब बेंजी के बारे में इसमें बात करेंगे। बेंजी के पिताजी का क्या नाम है? जॉनसन का बेटे का क्या नाम है? बेंजी। बेंजी के पत्नी का नाम है फ्लोरेंस, है ना। और बेंजी जो है कि बिजनेस किस चीज का करता है? मुर्गी का, हैंस का, मुर्गी का करता है, अंडे का करता है। और उसके पापा जो है कि आपको जो है कि याद रखिएगा, उसके पिताजी है जॉनसन, है ना। और जो है कि किसके कहने पे मुर्गी का बिजनेस शुरू हुआ है? डॉक्टर के कहने पर। किसने सजेशन दिया था कि भैया मुर्गी दो इसको पालने के लिए? डॉक्टर ने कहा था। और कितना मुर्गी से शुरू हुआ था? 1 दर्जन मुर्गी से शुरू किया गया था। 1 दर्जन मुर्गी से शुरू किया गया था उसके जीवन काल में, और जो है कि पूरा मुर्गियों का बड़ा बिजनेस बहुत बड़ा हो गया था। तो बेंजी वाज द सन ऑफ जॉनसन, 75 के बी। अब आ जाओ, बेंजी लेफ्ट द स्कूल एट द एज ऑफ 14, वेरी गुड। बेंजी कितने साल में स्कूल को छोड़ दिया था जी? है ना, 14 साल की उम्र में। 14 साल की उम्र में बेंजी क्या कहता है? स्कूल को छोड़ दिया था। बेंजी बॉट लैंड फ्रॉम डैश, सेंडर्स, रेडर्स, रेंडर्स, किससे लिया था? तो 77 का सेंडर्स से उन्होंने जमीन लिया था। चलिए आगे बढ़ेंगे।
फ्लोरेंस लेटर एंड बिकम द वाइफ ऑफ, किसके साथ? फ्लोरेंस का शादी हो गया, बेंजी के साथ हो गया शादी। बेंजी's पेरेंट्स क्या अभी मैं पासबुक व्हेन ही वाज, कितने साल की उम्र में बेंजी को पासबुक दिया गया था? 21 साल की उम्र में बेंजी को पासबुक दिया था। कितने के साल में? 21 साल की उम्र में बेंजी को पासबुक दिया गया था। बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द डैश, बेंजी अपने माता पिता को क्या बोला था करने के लिए? किचन में खाने के लिए। कहाँ खाने के लिए? किचन में खाने के लिए। चलो आ जाओ। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर साइज, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर साइज इज रिटन बाय डैश, और लेक्सबर्ग, एंटन चेखव, एंटन चेखव, है कि नहीं है? एंटन चेखव कहाँ के थे? रशियन थे, है ना, रशियन थे वो। चलो आगे। कार्ल लेक्सबर्ग इज एन डैश राइटर, ब्रिटिश, अमेरिकन, इंडियन, यूरोपियन। कहाँ के है कार्ल लेक्सबर्ग? कार्ल लेक्सबर्ग जो है कि इंडियन है, अमेरिकन है, कहाँ के हैं वो? अमेरिकन है वो बाय बर्थ, है कि नहीं? ध्यान रखिएगा इस चीज का। आवर फूड, खाना पर लेक्सबर्ग को किस चीज पे सर्व किया गया था? किस चीज के पत्ता पर? वेरी गुड आंसर, बनाना, केला के पत्ता पर वहां पे जो है कि दिया गया था आंसर एकदम से। बहुत बेहतरीन तरीके से हम देखो पूरा सिलेबस ही तुमको याद करवा देंगे, तुमको कोई रोक ही नहीं सकता है। इतना प्यार से आपको पढ़ाए हैं साल भर, कोई भी स्टूडेंट जो साल भर पढ़ा है उसको एक एक क्वेश्चन याद होगा। हम आपको कहते हैं सिर्फ जितना हम आपको पढ़ाए हैं 1 नंबर चैप्टर से शुरू कीजिए, एकदम धुआं धुआं मचाने का शुरू कीजिए, है ना। Carl Leckburg come India to see Death, Taj-Mahal, 2 groups of people, Red Fort क्या? तो Carl Leckburg come India to see Death, 2 groups of people. A marriage proposal is written by Anton Chekhov. Anton Chekhov, Anton Chekhov, Anton Chekhov कहाँ के हैं? Anton Chekhov, अमेरिका। नहीं, ठीक ना? हाँ, रशियन है, ठीक ना? A marriage proposal, उसमें हम इसमें इस है ना, ध्यान रखिएगा इसे। A marriage proposal is written by dash, है कि नहीं है? इसे पहले वाला एक वो रसिया बोल दिया गया था, वो रसिया के नहीं, ठीक है? हाँ, ध्यान रखिएगा इस तरीके से। A marriage proposal is written by dash, Carl Leckburg, H.E. Bates, Dorothy L. Sayers, Anton Chekhov। A marriage proposal is written by Anton Chekhov। एक एक चीज को ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज को समझने की कोशिश कीजिए। लोबो wants to marry dash, लोबो wants to marry जो है कि नटालिया फ्लोरेंस। लोबो का शादी किसके साथ होता है? फ्लोरेंस नटालिया के साथ। लोबो का शादी किसके साथ होता है? नटालिया के साथ। एंटन चेखव began his career by writing dash, comic sketches, drama, पोएट्री, नॉवेल, क्या है? एंटन चेखव जो है कि कॉमिक स्केचेस करते थे। एंटन चेखव यहाँ पे बी नंबर में आंसर हो जाएगा कि नहीं है? एक चीज को ध्यान रखिएगा, आप दूसरे के लिए बुरा सोचेंगे आपका बुरा खुद हो जाएगा। आप वो दूसरे के लिए बुरा करेंगे आपका रिजल्ट खुद खराब हो जाएगा। तो जीवन में कभी बुरा सोचना ही नहीं है किसी के लिए। अपने लिए सोचेंगे, अपने माता पिता के लिए सोचेंगे, बस और कुछ नहीं सोचेंगे। पढ़ने लिखने के लिए सोचेंगे, बाद बाकी चीज बाहर में जाए उसके लिए नहीं जाना है कि नहीं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉमिक स्केचेस। लोमोव इज ए मैन ऑफ डैश टेम्परामेंट, लोमोव इज द मैन ऑफ डैश टेम्परामेंट, नर्वस, जेलस, ग्रीडी, डैश। तो नर्वस टाइप का आदमी था। कौन था नर्वस टाइप का आदमी? है ना, 88 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। नर्वस टाइप का आंसर थोड़ा सा था। लोमोव इज ए डैश ईयर ओल्ड। लोमोव कितने साल का लड़का था? 35 साल का था। लोमोव कितने साल का था? 35 साल का आदमी था। नटालिया डॉग, नटालिया के कुत्ता का नाम क्या था? लीफ, है कि नहीं? नटालिया कुत्ते का नाम था लीफ। लोमोव के कुत्ते का नाम क्या था? गैस। एंटन चेखव बिलोंग्स टू डैश, रसिया। एंटन चेखव कहाँ के थे? रसिया के। एक एक क्वेश्चन को समझने की, मैंने उस वाले क्वेश्चन में आपको रसिया बोल दिया, वो रसिया नहीं था, वो है ना, वो नहीं था, वो अलग था। कार्ल लेक्सबर्ग अमेरिकन थे ना, उस पर चर्चा भी की बाद में हम लोग, क्वेश्चन नहीं ध्यान से देख पाए थे इसके लिए। एंटन चेखव वाज ए डैश बाय प्रोफेशन, टीचर, जर्नलिस्ट, प्रीचर, डॉक्टर। क्या थे एंटन चेखव? डॉक्टर थे। एंटन चेखव वाज ए डॉक्टर। एंटन चेखव क्या थे? डॉक्टर थे। अब आ जाइए कविता पे, आ जाइए। अब एक एक चैप्टर पे हम लोग करेंगे। अब 1 से 11 तक चैप्टर का हम लोग ने काम किया है, अब कविता के ऊपर भी काम करेंगे, फिर आपका भी टेस्ट लेंगे, क्या वो क्वेश्चन आपसे बनता है वो भी देखेंगे, है कि नहीं है। और एक एक चीज का आपका धुआं धुआं गर्दा मचाएंगे। पहला चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो।
कविता में क्या है रे, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट नो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट नो के लेखक का नाम बताइए, जॉन डॉन है कि नहीं है, मिस्टर जॉन डॉन। जॉन डॉन जो है कि एक एक बात को ना अब इतना प्यार से अपना लोग पढ़ेंगे कि तुम हाँ होना चाहिए कि नहीं, हम कुछ किए हैं अपने लिए, हम कुछ कर रहे हैं अपने लिए, हमारे जीवन में जो है कि किसी का कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का नहीं। स्वीटेस्ट लव, जॉन डॉन अपने को पत्नी को छोड़ के कहाँ जा रहा था, जर्मनी जा रहा था, अपने पत्नी को छोड़ के जर्मनी जा रहा था। तुम लोग कहीं दिल्ली उल्ली मत चल जाना, ठीक ना, तुम लोग कहीं मत जाना, तुम लोग जो है मुंगेरी लाल की तरह घर पे स्प्लेंडर प्लस चढ़ना और इधर उधर जो करने का मन होगा वो करना, है कि नहीं है। दिल की इस बेचैनी को कौन नहीं जानता है, दिल की इस बेचैनी को कौन नहीं जानता है। आज इस किताब से मोहब्बत कर लो तो पूरा मोहल्ला तुम्हें जानने की कोशिश करेगा, है कि नहीं है। तो इस किताब की मोहब्बत की हम बात कर रहे हैं, हम किताब के बारे में बात कर रहे हैं। अब तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे हो तो हमें नहीं पता, लेकिन ये रवानगी, ये दीवानगी, ये मुस्कुराहट तुम्हारा कुछ और बयां कर रही है कि नहीं है। Sweetest love I do not go is written by John Donne, है कि नहीं है। जॉन डॉन इज ए डैश पोएट, रोमांटिक और मेटाफिजिकल, याद रखिएगा। जॉन डॉन एक मेटाफिजिकल लेखक है कि नहीं है बच्चा, बहुत बढ़िया। तुम बुराइयां करती चलो, हम अपने सफलता पे आगे बढ़ते चले, तुम बुराइयां करते चलो, हम आगे बढ़ते चले, और आज हमने कलम का हाथ साधा है, पूरी दुनिया में नाम आगे करते चले, है कि नहीं है। तो मेहनत करेंगे और आगे। सोनेट्स कितने लाइन का होता है, 14। ऑक्टेव क्या लाइन का होता है, 8। सेसेट्स क्या लाइन का होता है, 6। वेरी गुड, याद ही होगा। तो इसमें 95 का बताने की जरूरत नहीं है, ए नंबर आंसर होगा, 14 लाइन। वेरी गुड। He compares his journey to death, किससे कंपेयर किया था आपने जर्नी को, सन से। जॉन डॉन बोला था, अरे मेरे प्रियतमा, मेरी प्यार, मेरी जाने मन, मैं जा रहा हूँ, मैं तुरंत जाऊंगा और मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा जाने मन, क्यों परेशान होते हो तुम, इस परेशानी भरी जिंदगी में मैं तुम्हारे साथ दूंगा जाने मन, क्यों परेशान होते हो तुम मैं यूं ही गया और यूं ही आया। जिस कदर सूर्य की गति, अपने सूर्य जिस तरीके से जाता है और फिर वापस चले आता है, उसी गति से देखो मैं जाऊंगा और वापस आ जाऊंगा। तो मेरे प्यार, मेरी जान, मैं वापस आऊंगा और मैं तुमसे प्यार करने के लिए फिर से। तुम ये क्यों सोचती हूँ, ये क्यों सोचती हूँ कि मैं किसी और के साथ जा रहा हूँ, मैं किसी के साथ नहीं जा रहा हूँ, मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ आऊंगा और मैं तुम्हारे साथ जिंदगी काटना चाहता हूँ, बस मुझे जीने के लिए छोड़ दो, मैं जाता हूँ और आता हूँ। तो जर्मनी जा रहे थे, इसमें जॉन डॉन छोड़ के अपने पत्नी को, है कि नहीं है। चलिए आ जाइए, वाल्ट व्हिटमैन वाज बोर्न इन, वाल्ट व्हिटमैन का जन्म बताया जाए 1819 ईस्वी में, 97 का है। अब आगे पढ़ेंगे। व्हिटमैन पब्लिश द फर्स्ट एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास इन डेथ, पहला एडिशन कब आया था, 1855 ईस्वी में, 1855 ईस्वी में, याद रखिएगा। फर्स्ट एडिशन कब था, 1855 में, 1955 कौन बोलता है, ठीक ना, 1855 ईस्वी में होगा। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज डैश, लिरिक, एवरडे, सोनेट, लिरिक, है कि नहीं है, लिरिक है क्या ये, लिरिक। ओड टू, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में आप जा करके अच्छे तरीके से एक एक चैप्टर को समझ सकते हो। यहाँ पे क्या ये लिरिक है कि नहीं है, एक एक चीज को समझने की कोशिश करो। In the poem now the leaves are falling fast, Narcissus stands for death. A tree, Narcissus किस चीज के लिए होता है, तो एक ट्री के लिए, एक पौधा के लिए। The dash has become dumb to see the leafless tree. Nightingale, 101 का कितना हो जाएगा, B नंबर हो जाएगा। नाइटिंगेल, पूरा रेनबो पार्ट 2 का एक किताब में हम पढ़ा दिया आपको। नाइटिंगेल, यहाँ पे नाइटिंगेल has become dumb to see the leafless tree. Ode to Ottoman is written by, Ode to Ottoman किसने लिखा है, जॉन कीट्स ने लिखा है। किसने लिखा है, जॉन कीट्स ने लिखा है। एकदम बढ़िया से पढ़ो। Ottoman starts with the departure of death, summer, rainy, winter, spring. Ottoman कब आता है, समर के जाने के बाद, है कि नहीं है। तो 103 का ए नंबर आंसर हो जाएगा, 103 का ए नंबर। John Keats is a dash poet, romantic, war, nature, metaphysical, क्या है इसमें, रोमांटिक हो जाएगा या नेचर लेवर हो जाएगा, है ना। इसमें आपको एक एक चीज को ना समझना पड़ेगा। ये जॉन कीट्स ना रोमांस मतलब कि नेचर से प्यार करते हैं, तो रोमांटिक पोएम के रूप में, पोएट के रूप में जाने जाते हैं। रोमांटिक में होगा आंसर।
जॉन किट्स वाज बोर्न इन, जॉन किट्स का जन्म बताया जाए 1795, 1975, 1894, 1969 कब हुआ है? जॉन किट्स का जन्म बताया जाए कब हुआ था? जॉन किट्स का जन्म हुआ है 1795। आपको पता है कितना कम उम्र में इनका मौत हुआ था और मृत्यु भी कब हुआ था इसका? 1800। कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइए क्या है इसका? 1821 ईस्वी में इसका मृत्यु हुआ था। जॉन किट्स का 1795 में जन्म, 1821 में मृत्यु हुआ था। ओड टू ऑटोमन जो कितना स्टेंजा है इसमें? 1 2 3, क्या स्टेंजा है? 3 स्टेंजा है। एक स्टेंजा में 11 लाइन है। एक स्टेंजा में कितना लाइन है? 11 लाइन है, याद रखिएगा। 3 स्टेंजा, तो 106 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। 107 का हु वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर, नेचर से कौन प्यार करता है? तो जॉन किट्स, है कि नहीं है? जॉन किट्स इसमें प्यार करता है। दैट इज कॉल्ड द सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस, ए समर स्प्रिंग ऑटोमन विंटर, कौन सा? ओड टू ऑटोमन स्प्रिंग, दैट इज कॉल्ड द सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस। तो इसका आंसर बताइए, समर स्प्रिंग ऑटोमन विंटर, कौन सा आंसर हो जाएगा आपको? यहाँ पे आपका आंसर एक बार आपको देखने की जरूरत है। एक एक चैप्टर को ना ढंग से आपको देखना पड़ेगा। जब तक आप देखेंगे नहीं ना एक एक आंसर को, जब तक एक एक बात को आप देखेंगे नहीं, तब तक आप इसमें समझेंगे नहीं। ये आपका एक एक क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। स्प्रिंग इसमें आ जाएगा कि नहीं है? अब आगे पढ़ेंगे हम लोग। जॉन किट्स डाइड इन डेथ 1820। जॉन किट्स का मृत्यु कब हुआ? 1821 ईस्वी में, है कि नहीं? एक एक बात को समझिए, एक एक चीज को जानिए। और ऑटोमन इज द क्लोज फ्रेंड ऑफ डेथ, मैच्योरिंग सन, मैच्योरिंग सन। ऑटोमन इज द क्लोज फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग सन, याद रखिएगा, है कि नहीं है? 110 के बी, एक एक बात को याद रखिएगा। एन एपिथफ डील्स विद द ब्यूटीफुल, एन एपिथफ जो ये लेखक है, एन एपिथफ जो एक ये बहुत खूबसूरत सा चैप्टर है। इसके लेखक का नाम क्या है? वाल्टर डे ला मेयर इसका लेखक है। एन एपिथफ, इसमें एक खूबसूरत लड़की के बारे में बात किया, लेडी के बारे में, एक खूबसूरत लेडी के बारे में बात किया गया है। और बात किया गया है, चर्चा किया गया है किस तरीके से खूबसूरत औरत, एन एपिथफ है ब्यूटीफुल लेडी, एक बहुत ही खूबसूरत औरत के बारे में बात किया गया है कि खूबसूरती आती है, खूबसूरती चली जाती है, खूबसूरती आती है और खूबसूरती चली जाती है, लेकिन गुण रह जाता है। तो इसमें बात किया गया है, इसमें आंसर हो जाएगा लेडी। द लेडी मेंशन्ड इन द पोएम एन एपिथफ बिलोंग टू कौन? वेस्ट कंट्री, है ना? जो खूबसूरत लड़की थी कौन कंट्री से बिलोंग करती थी? वेस्ट कंट्री से खूबसूरत लड़की बिलोंग करती थी, उसमें ध्यान रखिएगा। The term Cromwell used in the poem an epitaph means to death, die, life, suffer, none of these। यहाँ पे किस चीज के बारे में बताया गया है? तो डाई के बारे में, है कि नहीं है? एक एक चीज के बारे में समझने की कोशिश करो, एक एक चीज के बारे में जानने की कोशिश करो। 113 का ए नंबर आंसर। द सोल्जर इज रिटन बाय रूपर्ट ब्रूक। सोल्जर किसने लिखा है रे? रूपर्ट ब्रूक ने द सोल्जर लिखा है, रूपर्ट ब्रूक ने। द पोएट रूपर्ट ब्रूक बिलोंग टू देश, कौन सेंचुरी का है? 20 21 23। रूपर्ट ब्रूक कौन सेंचुरी के लेखक है? है ना? ध्यान रखिए, एक चैप्टर का ध्यान रखिएगा, अच्छा रहेगा। द पोएम कंसिस्टिंग ऑफ लाइन्स इज अ सोनेट्स। सोनेट्स कितने पंक्ति का है? 14 पंक्ति का कविता को हम क्या कहते हैं? सोनेट्स कहते हैं, ठीक है। द सोल्जर इज ए डैश पोएम, वार पोएम। सोल्जर क्या है रे? एक वार पोएम है, ध्यान रखिएगा बच्चा लोग। रूपर्ट ब्रूक स्पीक्स इन द गाइज ऑफ एन डैश सोल्जर। इंग्लिश, हाँ, वो इंग्लैंड के लिए वहां के थे वो, तो इंग्लिश के लिए बात करेंगे। डेथ इज इनएविटेबल, कौन चीज जैसे यहाँ पे? डेथ, इसमें आंसर हो जाएगा आपको डेथ। जीवन में एक चीज याद रखना कि मौत बहुत निश्चित है, सब कुछ हो जाएगा लेकिन मौत बड़ा निश्चित है। मैकेविटी द मैस्ट्री कैट हैज रिटन बाय डेथ। अभी टेस्ट भी तुम्हारा हम ले लेंगे, अभी कुछ क्वेश्चन इन स्क्रीन पे देंगे, वो भी तुमको बनाना है, टेस्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। मैकेविटी द मैस्ट्री कैट हैज रिटन बाय डेथ, कमला दास। हर्नड लॉरेंस के दारूवाला टी.एस. इलियट। तो कमला दास, मैकेविटी द मैस्ट्री कैट हैज रिटन बाय कमला दास, हर्नड लॉरेंस के दारूवाला टी.एस. इलियट। तो क्या है रे? मैकेविटी द मैस्ट्री कैट हैज बीन रिटन बाय टी.एस. है ना? टी.एस. इलियट, आपका ध्यान रखिएगा इस चीज को। टी.एस. इलियट बिलोंग टू कौन सेंचुरी के लेखक है? 20th सेंचुरी के लेखक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पे जाते जाइएगा, देखते जाइएगा थोड़ा सा।
डैश क्रिमिनल इन दिस पोएम इज, किसको क्रिमिनल बोला गया है? मैकियावेली को। मैकियावेली क्या है? कैट है, बिल्ला, बिल्ला है ना, मैकियावेली एक बिल्ला है। अब आगे बढ़ेंगे, मुंगो-जेडी ग्रिंडेलवाल्ड क्या है? कैट है, याद रखें किताब में दिया हुआ है मुंगो-जेडी ग्रिंडेलवाल्ड, ये जो किताब यहाँ पे गलत लिखा हुआ है मुंगो-जेडी ग्रिंडेलवाल्ड। दारूवाला वाज बोर्न इन डैश, दारूवाला का जन्म कब हुआ था? 1937 है ना, 1937 में, 1941, 1940 में, 1947 में। केकेएन दारूवाला का जन्म हुआ था 1937 ईस्वी में। आपको यहाँ पे केकेएन दारूवाला का जन्म हुआ था 1900, ध्यान रखिएगा है ना, एक एक क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। दारूवाला बोर्न 1937। चलिए केकेएन दारूवाला, अगला क्वेश्चन है। दारूवाला गॉट, एक बात को याद रखिएगा, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था इसको, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1985 ईस्वी में, है ना। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहिएगा, आपको मिल जाएगा, और जो भी है उसमें आपको समझ लीजिएगा। अंडर ओरियन वाज पब्लिश्ड इन डैश, अंडर ओरियन कब पब्लिश हुआ? एक एक चीज को ना ध्यान से देखते जाइएगा, एक एक बात को ना सारा चीज यहाँ पे देखते जाइएगा, आप समझते जाइएगा। जब तक आप नहीं समझिएगा तब तक आपको कुछ भी नहीं किया जाएगा, और आपको एक एक चीज के बारे में समझना पड़ेगा कि किस तरीके से जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपको प्रॉब्लम आते ही आते जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अंडर ओरियन जो है कि आपको 1970 में जो है कि वह पब्लिश हुआ था। एक एक चीज को ध्यान रखेंगे तब ये होगा, जब तक आप क्वेश्चन को ध्यान नहीं रखेंगे तब तक नहीं होगा। 1970, 126 का है आपका आंसर। एप्रिसिएशन इन अप्रैल इज रिटन बाय डैश, दारूवाला, कीट्स, ओडेन, नहीं तो केकेएन दारूवाला। एक एक चीज के बारे में समझेंगे, एक एक चीज के बारे में जानेंगे, जो है कि एक एक बारे में एक एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे। क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स इज रिटन बाय डैश, 1976, 1981, 1986, 1973। तो क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स कब ये लिखा गया है? 1900। एक एक बात को ना जब तक आप जानेंगे एक एक चीज को, ए बी सी, क्या होगा आंसर इसका? 1976 ही होगा। एक एक चीज को ना देखते जाएंगे, एक एक चीज को पलटते जाएंगे, तो शायद से इसका आंसर हमको मिल जाएगा। केकेएन दारूवाला वाज, कौन रिलीजन के थे वो? पारसी रिलीजन के थे, देखिए ना ये थे, है ना, पारसी रिलीजन के थे वो। जब तक आप नहीं समझेंगे दिक्कत होगा। द चाइल्ड वाज कंसीव्ड टू फॉर सेंडर्स कंक्लूजन। अच्छा एक चीज बताओ कि लेखक के कौन से बेटे का जब मृत्यु हुआ? तो फर्स्ट बॉर्न बेबी का वहां पे फायर में दिया गया था। टाइपिंग मिस्टेक होगा, उससे मत दिमाग रखना, खाली याद रखना है कि नहीं है, उसमें टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। केकेएन दारूवाला बिलोंग्स टू डैश रिलीजन, ज़ोरोएस्ट्रियन, है ना। जो देखो उसमें दो बात लिखा है, एक पारसी भी एक ज़ोरोएस्ट्रियन भी, तो दोनों में से कुछ भी ऑप्शन में डाल सकता है, पारसी और ज़ोरोएस्ट्रियन। स्नेक इज रिटन बाय, स्नेक किसने लिखा है? D.H. लॉरेंस ने, है ना, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस ने लिखा है। अब आगे का क्वेश्चन है, D.H. लॉरेंस वाज बोर्न, कब जन्म हुआ है? 1885 ईस्वी में हुआ है। सॉन्स एंड लवर्स इज रिटन बाय डेविड D.H. लॉरेंस। यहाँ पे अब D.H. लॉरेंस के बारे में, द पोएट वाज वेयरिंग, जब भी सांप को पकड़ने के लिए मारने के लिए गए तो क्या पहना हुआ था? पैजामा, पैजामा पहना हुआ था लेखक। एक एक चीज को समझो। द पोएट हैड गॉन टू द वाटर ट्रॉ टू ड्रिंक डैश, क्या पीने के लिए गया था? वहां का पानी पीने के लिए गया था, है ना, वाटर पीने के लिए वहां पे गया था। द स्नेक सीम्ड लाइक अ डैश इन एक्साइल, किंग, किंग यहाँ पे कि नहीं है, किंग वहां पे अपने आप को किंग के साथ बिहेव किया था। इटाना इज द डैश सिसिली, याद रखना है शब्द, इटाना इज डैश सिसिली, याद रखिएगा एक एक वर्ड को। इटाना अगर आप उसमें सिसिली मार। माय ग्रैंडमदर्स हाउस हैज कंपोज्ड बाय, किसने कंपोज किया है? कमला दास ने, बहुत खूबसूरत सा कविता है ना। Who had shortlisted for the Nobel Prize in Literature? कमला दास, गीता देवी, रूपर्ट ब्रोदर, कमला दास, है कि नहीं है? नोबेल प्राइज के लिए भी, लिटरेचर के लिए इनको शॉर्टलिस्ट किया गया। Who is the I in the line poem? इस कविता में कौन है? हर ग्रैंडमदर तो पोएटिस, पोएटिस लेखिका ही है जो लिखा है इन्होंने अपने दादी माँ के प्रति, तो ए नंबर हो जाएगा आंसर। The dash moved in her grandma house, उसके घर में क्या घूमने लगा था? सांप घूमने लगा था, स्नेक घूमने लगा था, क्योंकि घर में साफ सफाई नहीं किया गया था,
यहाँ पे बात किया गया था। तो अभी हम लोग ये 150 ऑब्जेक्टिव के लगभग चर्चा किए हैं ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है आपके कल के एग्जाम के लिए, आपके पेपर के लिए। आप इसको ढंग से अच्छे से तैयारी कर लीजिए और एकदम बढ़िया तरीके से आप इसको पढ़ लीजिए। समरी की बात रही तो आप इसमें समरी भी आप आराम से, जो समरी हम कह रहे हैं सिर्फ उसको आप देख लीजिए, आपका एकदम अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा हो जाएगा। सिर्फ आपको दिमाग लगाना है, जो हम कह रहे हैं चुपचाप उसको देखना है, खाली आप देखते रहिए शांति से। जो हम कह रहे हैं आपको उसको देखना है और आपको प्रैक्टिस करना है अच्छे तरीके से ना। जब तक आप पूरा नहीं एक एक क्वेश्चन को देखेगा तब तक आपका नहीं होगा और आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहेगा। तो इस तरीके से इसमें आपको हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जो आप बनाने के लिए आप बना सकते हैं इसको और आप अपने आप को देख सकते हैं कि आप किस तरीके से कितना आपको समझ आया है, कितना समझ नहीं आया है, किस तरीके से है, किस तरीके से नहीं। तो एक एक क्वेश्चन को जानना अति आवश्यक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको आप समझ सकते हैं। फाइनल टेस्ट करके कहाँ है ना इसमें आपका ये टेस्ट है। कोई बात नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो ये ऑब्जेक्टिव के ऊपर हम लोग काम कर रहे थे, है ना। ये पूरा ऑब्जेक्टिव में इसमें हम लोग काम कर रहे थे और इसमें जो है ना कि अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से क्या है, किस तरीके से नहीं है। तो पूरा का पूरा एक एक बात को हम लोग चिट्ठा इसमें खोल देंगे। इसमें हम पीडीएफ नहीं डाले हैं, पीडीएफ डाल करके आप लोग को हम फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन डाल करके टेस्ट ले लेंगे और आपका अच्छा से इसका क्लियर करा देंगे। तो बात रहा समरी का, तो समरी इसमें जो देखना है बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको एक एक समरी को ध्यान रखिएगा। ये समरी के ऊपर भी हम आपको बता देते हैं कि क्या समरी आने वाला है इस बार क्या है। तो पहले हम आपको बात करेंगे कविता के ऊपर, है कि नहीं। एक एक कविता के ऊपर समरी किस तरीके